सभी लोगों का जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। सीमा पटेल, अर्चना सिंह, पुष्पा कुमारी, कुनल सिंह, गुलशन द्विवेदी, जितने भी साथी क्लास में आ चुके हैं सब लोगों का स्वागत है। सब लोग फटाफट जुड़िए क्लास में। शायद 15 मिनट देरी से क्लास रही, जिसकी वजह से शायद आपको मैसेज किया गया रहा होगा। क्लास हमारी डेली 8:45 पे होती है और आज क्लास शायद हमारी 9 बजे से रही, तो 15 मिनट का जो विलंब हुआ उसके लिए टीम ने मैसेज किया होगा और अगर आप लोगों को इंतजार करना पड़ा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए हम सीधा क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक, गौरव अग्रवाल, अंजू वर्मा, अनीता यादव, सीमा पटेल, अर्चना सिंह, जितने भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं फटाफट जुड़िए और चलते हैं अपने यूपीपीसीएस 2023 में लेक्चर नंबर 4 की तरफ। सीमा पटेल जी नमस्ते, खुश रहिए एकदम। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हम लोग इसमें भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण जितनी अनुसूचियां थी, भारतीय संविधान के भाग और संविधान के स्रोत पर कल हम लोग आ गए थे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग संविधान की अनुसूचियों पर और साथ ही साथ भाग पर और स्रोत पर अच्छे से आप लोगों ने इसका रिवीजन कर लिया होगा और अच्छे से इसकी तैयारी भी आप कर रहे होंगे। क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। मैंने स्टार्टिंग से पहले दिन से आप लोगों से कहा है, हमने कि आप लोग जिस दिन से पढ़िए उस दिन से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए, क्योंकि जो जो टॉपिक आप पढ़ते जाएंगे उससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके हित में होगा। क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, पढ़ना एक अलग स्किल होता है, उसके अकॉर्डिंग आयोग के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक अलग स्किल होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन साथ में आप जरूर सॉल्व करते रहिए। ठीक है, चलिए सीधा चलते हैं क्लास में। और अब हम क्लास में चलते हैं फ्रेंड्स, और कल का टॉपिक हमारा था भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत। अब मैंने थोड़ा बहुत जानकारी इसकी बता दी थी कि भारतीय संविधान को बहुत सारी विधिवेत्ताओं के द्वारा, पश्चिम के लोगों के द्वारा इसे उधार का थैला कहा गया और अलग अलग नामों से संबोधित किया गया। लेकिन मैंने बताया था कि भले ही भारतीय संविधान को एक उधार के थैले के नाम से संज्ञा दी जाती है, लेकिन हमारे संविधान के निर्माण के समय ज्यादातर प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे, या यूं कह सकते हैं लगभग 70% प्रावधान हमने भारत शासन अधिनियम से लिया था। बावजूद उसके पूरे विश्व भर के अलग अलग संविधानों से हमने बहुत सारे प्रावधान अपने संविधान में शामिल किए। उसका कारण था, जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था, लगभग दुनिया भर के अलग अलग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया, उसका अध्ययन किया गया, तत्पश्चात भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। और यह कार्य की जिम्मेदारी संभाली थी BN राव ने, यानी कि डॉक्टर बेनेगल नरसिंह राव ने। लेकिन हमारा इस टॉपिक से क्या रिलेशन है? हमारे एग्जामिनेशन में सवाल कैसे पूछे जाते हैं? यहां से सवाल केवल पीसीएस ही नहीं पूछता, केवल समीक्षा अधिकारी नहीं पूछता, यूपीएससी तक यानी आईएएस के एग्जाम में यहां से सवाल पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर 2021 का पेपर यूपीएससी का देखा होगा तो यूपीएससी 2021 में एक सवाल पूछा गया। वहां पर सवाल क्या पूछा गया कि अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, यह प्रावधान हमने कहां से लिया है? जो कि आप जान चुके हैं, मैंने शेड्यूल में आपको पढ़ा दिया है, मैंने अनुसूचियों में पढ़ा दिया है कि अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, यानी संसद को है। यह प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से लिया। यह यूपीएससी का सवाल है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जाके लगाया होगा तो वहां आप आपने देखा होगा, केवल पीसीएस ही नहीं, आईएएस भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। होती तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी यहां से सवाल आते हैं और हमारे गलत हो जाते हैं। ये छोटे छोटे ऐसे बिंदु होते हैं जिस पर हम पकड़ बना करके अपने पॉलिटी के हर सेगमेंट पर एक मजबूत पकड़ बना पाते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में किस देश से कौन से प्रावधान को लिया गया, हम क्रमबद्ध तरीके से देखते हुए चलेंगे। आप नोट करते चलिएगा और जहां जहां डाउट है, जहां कंफ्यूजन अधिक होता है और आयोग जहां से प्रायः सवाल पूछता है, उन बिंदुओं की हम स्पेशल चर्चा करते हुए आपके साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले शामिल करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 को। अगर भारत शासन अधिनियम 1935 की बात की जाए, फिर ध्यान रखिएगा, फिलहाल यहां से तो बहुत सारे प्रावधान लिए गए। भारत शासन अधिनियम 1935 की अगर बात की जाए तो इस प्रावधान से बहुत सारे प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए हैं, लेकिन कौन से प्रावधान ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमें उनकी चर्चा करनी है। सबसे पहले हमने यहां से क्या लिया? संघीय व्यवस्था।
संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था को लिया। उसके बाद राज्यपाल के कार्यकाल को लिया गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा, वो किसके प्रसाद पर्यंत होंगे, ये प्रावधान भी हमने भारत शासन अधिनियम से लिया है। और साथ ही साथ लोक सेवा आयोग, जिसकी तैयारी कर रहे हैं आप, लोक सेवा आयोग जो परीक्षा ये कंडक्ट कराती है, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, और साथ ही साथ आपातकालीन उपबंध और न्यायपालिका। क्या? आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध, उपबंध का मतलब होता है प्रावधान, और साथ ही साथ न्यायपालिका, साथ ही साथ न्यायपालिका। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होगी, जब इस न्यायपालिका की बात आएगी या इमरजेंसी आपातकाल की बात आएगी तो ये दो जगह देखने को मिलेगा। और बच्चों को कंफ्यूजन यहीं पर होता है कि सर हमने कहीं पढ़ा है कि आपातकाल को जर्मनी के संविधान से लिया गया है, और हमने कहीं पढ़ा है कि न्यायपालिका को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और आप बता रहे हैं भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये प्रावधान हम वहां भी पढ़ते हैं और यहां भी पढ़ रहे हैं, डिफरेंस क्या है दोनों में? तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एक्चुअली मामला क्या है, न्यायपालिका की ढांचा यानी स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, यह प्रावधान हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। लेकिन भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगी जो स्वतंत्र तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी। यह प्रावधान हमने कहां से लिया है? यह अमेरिका से लिया है। दिस इज अ डिफरेंस। अब आपको याद कर, आयोग यही फंसाने का प्रयास करेगा क्योंकि बच्चों को यहां पर डाउट होता है। तो आपको यहां पर क्या ध्यान देना है कि अगर न्यायपालिका का ढांचा पूछा जाए, केवल न्यायपालिका पूछा जाए, न्यायपालिका की संरचना पूछा जाए, तो आंसर क्या देंगे? भारत शासन अधिनियम 1935। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान लिया गया है, यह कहां से है? तो यह कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। उम्मीद करते हैं दोनों कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, आपने कहा कि सर आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, लेकिन हमने कहीं पढ़ा है कि आपातकालीन उपबंध कहीं ना कहीं हमें यह और भी स्थानों पर मिलता है, जैसे कि जर्मनी में। वहां दूसरा मामला है, जर्मनी के संविधान से हमने यह लिया है कि जब कभी भी देश में आपातकाल लगेगा तो आपातकाल का प्रभाव हमारे मूल अधिकारों पर क्या पड़ेगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स? जैसा कि आर्टिकल 358 कहता है कि जब कभी भी भारत में आपातकाल लगेगा तो आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित हो जाएगा, और आर्टिकल 359 कहता है कि जब देश में आपातकाल लगा हो तो भारत के राष्ट्रपति के पास यह पावर होगी कि अनुच्छेद 20 और 21 छोड़कर सभी मूल अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है, यानी कि निलंबित कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव वाले प्रावधान को हमने जर्मनी के संविधान से लिया है, लेकिन आपातकालीन व्यवस्था को हमने भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। एकदम क्लियर? कमेंट करके सारे लोग बताइए, दोनों का डाउट एकदम क्लियर हो गया। अब कोई पूछेगा तो आप गलती तो नहीं करेंगे, एग्जामिनेशन में सवाल आएगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रावधान हमने कहां से लिया? भारत शासन अधिनियम से। इतना ही नहीं लिया गया, लिया बहुत सारा गया है, लेकिन हमें पढ़ना कितना है? जहां से हमारी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में के माध्यम से संघीय व्यवस्था, राज्यपाल के कार्यकाल, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और न्यायपालिका को लिया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है अमेरिका। अमेरिका से बहुत सारे प्रावधान लिए गए। यहां से सवाल बहुत सारा हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया? चाहिए क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं। अमेरिका से सबसे पहले प्रस्तावना का विचार लिया गया। प्रस्तावना के अलावा मूल अधिकार लिया गया। क्या लिया गया? मूल अधिकार लिया गया। मूल अधिकार के अलावा फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अमेरिका से ही उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है यह अमेरिका से ही लिया गया है। तीसरा, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर या यूं कह सकते हैं महाभियोग की प्रक्रिया, इंपीचमेंट, महाभियोग की
महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी अमेरिका से लिया गया है। और जब आप आगे पढ़ेंगे, जुडिशरी आपको पढ़ाएंगे, तो आपको बताया जाएगा कि भारतीय न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। ये न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? ये भी अमेरिका से लिया गया है। क्या? न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है इसे। इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। यह भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। इन सब के अलावा ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया, ये प्रावधान भी यहीं से लिया गया है। और सबसे अंत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, निष्पक्ष न्यायपालिका का कंसेप्ट भी हमने कहां से लिया है? ये लिया है हमने अमेरिका के संविधान से। लेकिन डिफरेंस देखिए, न्यायपालिका आपको यहां भी दिख रहा है और न्यायपालिका आपको यहां भी दिखा था। लेकिन यहां न्यायपालिका का ढांचा लिया गया है, न्यायपालिका की संरचना ली गई है, न्यायपालिका का स्ट्रक्चर भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से लिया गया है। लेकिन भारत में जो न्यायपालिका होगी वह स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगी। यह प्रावधान हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। जब आपको मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा तो फंडामेंटल राइट्स के समय एक आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 14, और आर्टिकल 14 में 14(2) जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक शब्द आएगा, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और विधियों के समान संरक्षण के प्रावधान को भी कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये विधियों का समान संरक्षण क्या होता है, जब मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। यहां तो अभी फैक्चुअल चीजों को हम देख रहे हैं, आखिरकार अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। तो एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं इसमें, विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान, विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान, समान संरक्षण का प्रावधान, यह भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। जब कभी कोई बैच पढ़िए, किसी सब्जेक्ट को पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि दोबारा उसको पढ़ना न पड़े। और ऐसे पढ़ने के लिए आपको पढ़ने के साथ साथ उस पर आए हुए सवालों पर पूरा कमांड होना चाहिए। और हम कोशिश यही करते हैं अपने पॉलिटी जैसे विषयों पर जो भी बच्चे हमारे साथ पढ़ें, क्लास में ही 90% चीजें याद हो जानी चाहिए। उनकी स्वयं की मेहनत के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 100% एकदम क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट को पढ़ा भी जाए और परीक्षा में क्वेश्चन भी गलत हो जाए तो ना तो उसमें हमारी जीत होगी और ना आपकी, और जीतना दोनों लोगों को है। इसके लिए हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, लेकिन हमारे अकेले प्रयास से कुछ नहीं होगा जब तक आपके द्वारा प्रयास नहीं किया जाएगा। तो कोशिश करिए कि क्लास में ही ज्यादातर चीजें आपको याद हो जाएं। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया? सबसे पहले प्रस्तावना लिया गया, मूल अधिकार लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया, महाभियोग की प्रक्रिया ली गई। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान लिया गया, और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की संकल्पना भी अमेरिका से लिया गया। दोनों याद हो गया? भारत शासन अधिनियम एक बार और बोलिए मेरे साथ। ये मत सोचिए कि आप ऑनलाइन बैठे हैं, जब मैं पढ़ाऊं तो समझिए कि मेरे सामने बैठे हैं। और भारत शासन अधिनियम 1935 से पहला प्रावधान आपने क्या लिया? संघीय व्यवस्था। दूसरा प्रावधान की अगर बात किया जाए तो यहां पे आप देख रहे हैं लोक राज्यपाल का कार्यकाल, फिर आप देख रहे हैं लोक सेवा आयोग, फिर आप देख रहे हैं आपातकालीन उपबंध, फिर आप देख रहे हैं न्यायपालिका का ढांचा। और अमेरिका से आप क्या देख रहे हैं? प्रस्तावना, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायिक पुनर्विलोकन, और साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, और साथ ही साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। एकदम क्लियर? हाँ, कविता पाल, शायद आज ही आपने एडमिशन लिया है और आज शायद आपसे मुलाकात भी हुई थी, आप ब्रांच में ऑफलाइन भी आए भी थे और शायद आपकी क्लास अब मिल चुकी होगी। अच्छे से आप क्लास करिए, बिल्कुल कोई तनाव मत लीजिए, एकदम रिलैक्स मूड पे क्लास करिए और अच्छे से प्री भी पढ़िए। और शायद आपने मेंस का भी बैच लिया है, पहले प्रीलिम्स पढ़ते जाइए, फिर इसके बाद मेंस पढ़िएगा। ये भारत का ही है,
कुछ हमारे भी हैं, सब चीजें लिया ही नहीं ज्ञानजी वर्मा, ये हमारा ही पद है, ये कहीं और से हमने नहीं लिया है। लेकिन राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जाएगा ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया। ठीक है अंजू वर्मा, चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा क्लास में। तो भारत शासन अधिनियम 1935 हो गया, अमेरिका हो गया, अब हम चलेंगे ब्रिटेन की तरफ। ब्रिटेन से भी बहुत सारे प्रावधान हमने लिया है और ब्रिटेन से भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अच्छा, जब भी ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है ना, कई बार क्या होगा, एक तरफ सारे प्रावधान दे दिया जाएगा, एक तरफ आपको देश दे दिया जाएगा और मिलान करना होगा कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया है। देखिए, जब कभी भी आप सिविल सेवा की तैयारी करें या किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, दो चीजों से आपको परिचित होना पड़ेगा। पहला ये कि क्या पढ़ना है, और उससे भी ज्यादा ये क्या छोड़ना है। कि किसी भी चीज के दायरा बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमें उसी दायरे तक रहना है जिस दायरे तक हमारे क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैंने जब आपको 7वीं अनुसूची पढ़ाई तो वहां पर मैंने बताया कि राज्य सूची के विषयों में लगभग 59 विषय हैं, संघ सूची में 98 हैं वर्तमान में, समवर्ती में 52 है, टोटल मिलाकर 200 पार हो गए। लेकिन जब हमने संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर याद कराया तो क्या मैंने 250 विषय याद कराए? आप कहेंगे नहीं सर, केवल आपने 25 विषय मैक्सिमम याद कराया होगा, और सवाल ये पूरा दावा है कि वहां से बाहर भी नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर हमें ये हुनर न पता होता क्या छोड़ना है तो शायद 4 दिन लग जाते हमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों को याद करने में। लेकिन हमें ये हुनर पता है कि क्या छोड़ना है, इसलिए हमने आसानी से उसको छोड़ दिया, जिसका हमारी परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उन सबको च्यू एंड डाइजेस्ट कर लिया। सेम उसी प्रकार से अमेरिका से और ब्रिटेन से बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं, लेकिन उन प्रावधानों में हमें नजर कहां रखनी है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये कौन बताएगा? ये मैं बताऊंगा, लेकिन बताने के बाद याद कौन करेगा? ये आप करेंगे। तो बताना, छोड़ना, पढ़ना ये हमारा काम है, लेकिन जो चीजें आपको मिल जाए वो तैयार करना और एग्जामिनेशन तक तैयार रखे रहना, ये आपका काम होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब ब्रिटेन के संविधान की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ब्रिटेन के संविधान में सबसे पहला पॉइंट आप नोट करिएगा, यहां पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, प्रोफेसर डाइसी के सिद्धांत से लिया गया है। विधि का शासन जिसे कहा जाता है रूल ऑफ लॉ। उसके बाद संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली हमने इसी ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान भी, क्योंकि हमने कौन सी नागरिकता अपनाई है? सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया है, यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद फिर ध्यान रखिएगा, उसके बाद मंत्रिमंडली प्रणाली, मंत्रिमंडली प्रणाली यानी जो कैबिनेट सिस्टम है, यह भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और कानून कैसे बनेगा, हमारे कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, यानी कि विधायी प्रक्रिया, यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? विधायी प्रक्रिया, यह भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है। और इन सब के अलावा द्विसदनवाद, क्या? द्विसदनवाद, द्विसदनवाद, ये कि सदन दो तरीके से होते हैं ना, एक होता है यूनिकैमरल और एक होता है बाइकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब होता है जहां केवल एक सदन हो। तो केंद्र में कितने सदन हैं? एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, यानी कितने सदन हैं? द्विसदन है। इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? बाइकैमरल। और ये द्विसदनवाद की व्यवस्था हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और साथ ही साथ संसदीय विशेषाधिकार, सबसे महत्वपूर्ण, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, यह व्यवस्था भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। क्या? ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय विशेषाधिकार भी लिया है। 3 क्लियर हो गए। रिवीजन करिए शुरुआत से। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935, संघीय व्यवस्था। दूसरा, राज्यपाल का कार्यकाल। तीसरा, लोक सेवा आयोग। चौथा, आपात उपबंध। पांचवा, आपका न्यायपालिका का ढांचा। और अमेरिका से प्रस्तावना, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया और विधियों का समान संरक्षण, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाना। और तीसरा, रूल ऑफ लॉ यानी कि ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय सिस्टम,
और साथ ही साथ एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया, द्विसदनवाद और साथ ही साथ सबसे अंतिम में आपने देखा संसदीय विशेषाधिकार। उम्मीद करते हैं केवल तीनों पढ़ ही नहीं लिया बल्कि तीनों याद भी हो गए होंगे। अगर याद हो गए होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। और इसका मूल्यांकन कैसे होगा कि याद हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइएगा और संविधान के स्रोत में जितने सवाल पिछले 25 सालों को पूछा गया 2 बार करिएगा। कोई सवाल फंसे तो निसंदेह रूप से कमेंट में लिख दीजिएगा, सर इसका उत्तर बताया जाए। ये पूरा अधिकार है आपको, ठीक है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ उसका यूटिलाइज होना चाहिए। ब्रिटेन भी क्लियर है। अब आपको छोटे छोटे प्रावधान मिलेंगे। अब जितने भी बड़े प्रावधान थे वो मैंने बता दिए। एक बड़ा प्रावधान और बताना चाहूंगा मैं आपको, कनाडा के संविधान। कनाडा के संविधान से बहुत सारे प्रावधान पूछे जाते हैं कि कनाडा से हमने क्या क्या लिया। कनाडा की बात करते हैं। अगर मैं कनाडा की बात करूं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं। फैक्ट है लेकिन फैक्ट के पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है। हमारे संविधान में शामिल ऐसी कोई भी चीज जिससे एक मजबूत केंद्र की स्थापना हो जाए। निशु जी का कमेंट आया, सर आपकी क्लास रुक रुक कर चल रही है, क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो सब लोग कमेंट करके बताएं। सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि करंट अफेयर की तरह जो परीक्षा में आते हैं वहां स्टार लगा दिया करें। और स्टार लगा दें, वैसे तो वैसे ही सारगर्भित है, अगर स्टार ही लगाना चाहेंगे तो, क्योंकि इसमें ज्यादातर स्टार वाले इसलिए मैंने लगाया नहीं। सबसे ज्यादा पूछा जाता है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, उसके बाद पूछा जाता है विधि का शासन, उसके बाद पूछा जाता है संसदीय विशेषाधिकार और उसके बाद पूछा जाता है संसदीय प्रणाली। ये सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर आप अमेरिका से जानना चाहेंगे तो सबसे ज्यादा न्यायिक पुनर्विलोकन पूछा जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया पूछी जाती है और साथ ही साथ अगर कोई पूछा जाता है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका भी पूछा जाता है। बाकी प्रस्तावना मूल अधिकार बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब प्रस्तावना मूल अधिकार हम पढ़ाएंगे वो ऐसे ही तैयार हो जाएगा, ठीक है। और अगर भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है आपातकालीन उपबंध और न्यायपालिका का ढांचा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखते हैं कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान में एक कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको। वो कॉन्सेप्ट आपका क्या था कि कनाडा के संविधान के तहत आपको वही प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं जिससे कि एक मजबूत केंद्र की स्थापना होती है। पुष्कर मौर्य जी बता रहे हैं नहीं सर क्लास में सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसलिए फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि क्लास एकदम ठीक चल रही है। हो सकता है आपके व्यक्तिगत समस्या हो। क्या नाम है शायद आपका? प्रियंका जी, शायद आपका किसी का प्रॉब्लम था ना? हाँ शायद जिसका भी प्रॉब्लम था तो क्लास दिक्कत नहीं थी शायद। कुणाल सिंह शायद कह रहे थे। एक बार देख लीजिएगा, चेक करिए, अगर कोई दिक्कत हो एक बार यहां से ठीक कर दीजिए। फिलहाल अगर यहां से दिक्कत होती तो सबकी क्लास रुक जाती। चलिए आगे चलते हैं, कनाडा के संविधान में देखते हैं। अगर हम कनाडा के संविधान की बात करें फ्रेंड्स तो ध्यान रखिएगा, कनाडा के संविधान से सबसे पहले संघीय व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र, सबसे पहले सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। देखिए हमने संघवाद को अपनाया है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा है, सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन वैसा सेपरेशन नहीं है जैसा कि अमेरिका में है। अमेरिका में राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता मिली है, लेकिन भारत में राज्यों को स्वायत्तता उतनी ही मिली है जहां तक हमारे देश की एकता और अखंडता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि कुछ परिस्थितियों में एक मजबूत केंद्र होना चाहिए ताकि हमारी देश की एकता और अखंडता बनी रहे। इसीलिए हमने संघीय व्यवस्था को तो अपनाया, लेकिन संघीय व्यवस्था कुछ स्थितियों में हमारी एकात्मक हो जाती है। इसलिए कहा गया सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था हमने अपनाया है, न कि संघवाद को। हमारा संघवाद है, लेकिन हमारा संघवाद का अमेरिका वाला संघवाद नहीं है, बल्कि कनाडा जैसा संघवाद है कि कुछ स्थितियों में यह एकात्मक हो जाता है। अंबेडकर जी ने कहा भी था, हम संरचना में संघात्मक हैं, हम व्यवहार में कई बार एकात्मक हो जाते हैं। लेकिन व्यवहार में एकात्मक होने का मतलब या आप ये नहीं कह सकते कि हमने संघात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया है, हमने राज्यों को स्वायत्तता नहीं दी है, हमने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है, हमने फेडरल सिस्टम को अपनाया है।
हमने राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता दी है, हमने केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इस वैविध्यपूर्ण देश को एक धागे में बांधे रखने के लिए हमने एक मजबूत केंद्र की स्थापना किया है। इसलिए हमारा संघात्मक ढांचा अमेरिका जैसा नहीं है बल्कि कनाडा के जैसा है। इसलिए जब क्वेश्चन पूछा जाए कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहां से है, कनाडा से है। और दूसरी बात, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, क्या केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भी कहां से लिया गया है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। इससे भी एक मजबूत केंद्र की स्थापना हो रही है और मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, जहां जहां मजबूत केंद्र की स्थापना होगी वह सब कनाडा से लिया गया है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियों का, जो मैंने 7वीं वाली सूची में पहले ही बता दिया है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना, क्या अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना, यानी कि अवशिष्ट सूची के विषयों में जो विषय होंगे, सूची के विषयों में उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा, उस पे कानून बनाने का अधिकार संसद को यानी कि केंद्र सरकार को होगा। ये सारे प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से लिए हैं। और ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय भी यहीं से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन की व्यवस्था भी यहीं से लिया गया है। यह पॉइंट नहीं समझ में आया होगा सर, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन मतलब नहीं समझ में आया। जब आपको मैं प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा, जब राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा, वहां एक आर्टिकल पढ़ाऊंगा 143 और अनुच्छेद 143 के तहत यानी कि आर्टिकल 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है और सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका को सलाह देता भी है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। और जो सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका को सलाह देगा, ये पावर भी हमने, ये व्यवस्था भी कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। तो कनाडा से क्या क्या प्रावधान हो गया, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, क्या सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ये क्लियर तब और हो जाएगा जब आप इस पर आधारित सवालों को लगा लेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में लेकर चलते हैं, वहां से हमने क्या क्या लिया। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान हमने यहां से क्या लिया है, इसको भी देखते हैं फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात करें भाई, तो सबसे पहले हमने क्या लिया है। जब मैं आपको प्रस्तावना पढ़ाऊंगा तो आपको बताया जाएगा, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में जिस शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है, जो भाषा वहां पर है, प्रस्तावना की भाषा को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। क्या प्रस्तावना की भाषा को हमने, प्रस्तावना की भाषा को हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और क्या लिया है, भारत राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्थिति को, भारत राज्य के भीतर, जो भाग 13 में आपने व्यापार वाणिज्य देखा था कि व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार से होगा, यह व्यवस्था भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है मैं बताता चलूंगा, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची और साथ ही साथ समवर्ती सूची के अलावा संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था, ज्वाइंट सेशन जो आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 108 में, संयुक्त अधिवेशन, ये दोनों व्यवस्था हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो समवर्ती सूची भी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार में लगा दे रहा हूं, और संयुक्त अधिवेशन, इसमें यही दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों पे ही स्टार सिर्फ लगा रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं और देखते हैं जर्मनी के संविधान से केवल एक प्रावधान जो आप पहले ही जान चुके हैं। जर्मनी के संविधान, यहां से हमने लिया है क्या, आपातकाल के समय, आपातकाल